न्यू चैप्टर इज बजटरी कंट्रोल। क्या है बजटरी कंट्रोल? सबसे पहले इसमें वर्ड यूज हो रहा है बजट, फिर उसके थ्रू कर रहे हैं कंट्रोल। बजट का सबसे पहले मतलब हमें पता होना चाहिए, फिर हम उसके कंट्रोल की बात कर सकेंगे। क्या होता है बजट? आप कोई काम करते हैं, करने के बाद बजट बनाते हैं या करने से पहले? पहले। बजट का मतलब है जो हम काम करने वाले हैं उसके बारे में कुछ अंदाजे लगाना, एस्टिमेट करना कि वो काम जब परफॉर्म होगा तो उसमें कहाँ कहाँ कितना कितना खर्चा होगा। तो प्रिडिक्शंस करना बजट है। आप अपने मकान का कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो आप किसी जानकार को बुला के कहते हैं भैया थोड़ा सा हमारे को हेल्प करो बजट बनाने में, ठीक है? तो बोलेगा इतने का मेटेरियल लग जाएगा, इतने की लेबर लग जाएगी, इतने का आपका अदर एक्सपेंसिव हो जाएगा। आपका करीब करीब बजट बना देगा कि भैया आपका मकान 15 से 18 लाख में बन के तैयार होगा। ये बजट है। एक्चुअल एक्सपेंस तो रियल बात है। अभी सिर्फ एक बजट है, मतलब एक्सपेक्टेड। आप मोबाइल फ़ोन खरीद जाते हैं, शॉपकीपर कहते हैं जी आपका बजट कितना है। बजट का मतलब ये है जितने प्राइस बोले उतने ही खर्च होंगे। एक्सपेक्टेड वैल्यू है कि कितने पैसे के आसपास आप खर्च कर सकते हैं, उसमें वेरिएशन हो सकता है। सिर्फ एक्सपेक्टेशन है कि कितने तक की बात होगी। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो बजट काम करने से पहले किया गया पेपर वर्क है, रियल कुछ भी नहीं है इसमें। सारी चीज़ें इमेजिनेशन है और रियल जब आप करने लगेंगे ना वो काम, कोई भी फिगर आपके बजट से बिल्कुल सेम मैच नहीं करेगी। कुछ चीज़ों के लिए आपको ज़्यादा खर्च करने पड़े होंगे, कुछ चीज़ों के लिए कम, लेकिन इवन देन आपकी जो बजटेड फिगर थी, जो एक्सपेक्टेड वैल्यू थी, उसके आसपास ही रियल कुछ होगा। सेम तो नहीं होगा, सेम तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो बजट का मतलब प्रिडिक्शन करना। क्या प्रिडिक्शन हमारे लिए हेल्पफुल होती है? बिल्कुल हेल्पफुल होती है, क्योंकि प्रिडिक्शन के बेस पे ही तो हम अपना जो एफर्ट है वो डालते हैं। आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो एक बजट है और एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। शायद ये क्वेश्चन आ जाएगा, शायद ये आ जाएगा, शायद ये आ जाएगा। रियल तो कुछ भी नहीं है, लेकिन वो एक्सपेक्टेशन ही फाइनल रिजल्ट हमारा क्रिएट करती है। ठीक है ना? एक शॉपकीपर हलवाई की दुकान खोल के बैठा हुआ है, अगर वो बजट नहीं बना पाएगा तो सामान नहीं बेच पाएगा। हर शॉपकीपर बजट बनाता है, उसे लगता है कि ग्राहक आके ये सामान मांगेगा तो अपने पास दुकान में लाकर रखता है, फिर ग्राहक आता है मांगता है तो सामान दे पाता है। अगर वो कहे कि भाई रियल सेल का मैं वेट करूंगा, जब ग्राहक आके मांगेगा तब वो सामान खरीदूंगा, तो जिंदगी में सेल कर ही नहीं पाएगा। तो बजट का मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यूज को जानना, एक्सपेक्टेशन क्या होगी। ठीक है, और इन सारे के सारे बजट में सबसे इंपॉर्टेंट जो सारे बजट का पेरेंट बजट है वो है सेल्स बजट। मल्टीपल बजट हमें बनाने पड़ते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बजट हमारा होता है सेल्स। सेल्स बजट अगर आपका गड़बड़ हो गया तो सारे बजट गड़बड़ हो जाएंगे, क्योंकि सेल्स बजट पे ही बाकी सारे बजट जो है वो बनाए जाते हैं। हमारे बिजनेस की कौन सी वो एक्टिविटी है जिसके लिए हमने बिजनेस को खोला हुआ है, क्या करना चाहते हैं हम? कमाना चाहते हैं प्रॉफिट। कोई भी बिजनेसमैन जो बिजनेस कर रहा है वो किस लिए कर रहा है? प्रॉफिट अर्न करने के लिए। और प्रॉफिट अर्न तभी हो सकते हैं जब तुम्हारा मार्केट में प्रोडक्ट बिके। प्रॉफिट तो बाय प्रोडक्ट है। असली चीज प्रॉफिट जनरेट करने के लिए क्या करना पड़ता है? प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करना पड़ता है। आप अगर सेल कर पाओगे तो प्रॉफिट पीछे पीछे अपने आप आ जाएगा। अगर आप सेल नहीं कर पाओगे, शोरूम तो बहुत बढ़िया बनाया लेकिन ग्राहक घुसता नहीं अंदर, प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। चाहे तुम्हारी टूटी फूटी दुकान हो, लेकिन ग्राहक अगर आ रहा है, सामान अगर बिक रहा है तो प्रॉफिट अपने आप हो जाएगा। छोटी दुकान बड़ी दुकान से प्रॉफिट नहीं जनरेट होता, जनरेट होता है वहां पर सेल कितनी हो रही है। आप अगर जाते हैं करोल बाग में या अगर आप जाते हैं सदर बाजार में, सदर बाजार में तो पतली पतली गलियों में छोटी छोटी दुकानें होती हैं, और वो जो छोटी छोटी दुकानें होती हैं वो करोड़ों रुपए की होती हैं। किस वजह से करोड़ों रुपए की होती है? क्योंकि वो जो छोटी सी दुकान होती है ना, वहाँ पे सेल हो रही है। यहाँ पे अगर आप दुकान बड़ी भी खोल के बैठ जाओ, बाबा फरीदपुरी गली नंबर 4, तो वहाँ पे आके कोई क्या गया, भैया 1 पाव चीनी कर लो जी। बड़ी दुकान खोल ली, क्या हुआ? बेच रहे हो 1 पाव चीनी। एक मैगी मसाला 6 रुपए वाला, एक हेड एंड शोल्डर 1 रुपए वाला शैम्पू, ये बेच रहे हो आप। और वहाँ पे सदर बाजार में, वहाँ पे आपकी छोटी सी दुकान है 2 फुट बाय 4 फुट की, और उसके अंदर आपने कटोरियों के अंदर, सिर्फ कटोरियों के अंदर
कुछ अनाज रखा हुआ है, मैंने देखा दुकानों पे चावल दाल गेहूं कटोरियों पे लेकर बैठे हुए हैं। जितना बड़ा एक पान की दुकान होती है, देखिए ना कितनी बड़ी होती है पान की दुकान, लोग पान की दुकान तो बिल्कुल छोटे से कोने के अंदर 2 फुट की दुकान में बैठ लेते हैं। नहीं, पान की दुकान के साइज की दुकान होती है, कटोरियों में उसने सामान रखा हुआ है। राजस्थान से कोई आता है, जयपुर से कोई आता है, कहता है हाँ जी भाऊ जी क्या भाव ये चावल, अच्छा 400 बोरियां कर देना। पूरे दिन मक्खी मारी और शाम को 10 लाख रुपए की एक ग्राहक से सेल हो गई। यहाँ पे 1 पाव चीनी वाला आता है, वहाँ पे 400 बोरी एक ही बार में, 40 बोरी 50 बोरी, वहाँ पे 1 पाव उसके पास खुद की दुकान में तोलोगे तो इसके बाद क्या पता 1 किलो सामान ना हो टोटल, वो सब गोदाम में है। वहाँ पे तो सिर्फ उन्होंने काउंटर बनाया, ग्राहक से बातचीत करेंगे, डिलीवरी के लिए तो कहीं से भी भेज देंगे डिलीवरी। समझ मेरी बात ये? तो जो सेल्स है वो प्रॉफिट जनरेट कर रही है, आपकी लोकेशन आपका साइज बिजनेस का वो मैटर नहीं करता, सेल जहाँ पे हो जाएगी वहीं पे प्रॉफिट जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बजट क्या है? सेल्स बजट। हमारा कितना माल बिकने वाला है उसकी प्रिडिक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर बार सामान आपके पास रेडी भी नहीं होता। अगर आप सेल्स टारगेट डिसाइड कर पाए तो उसी के ऊपर डिपेंडेंट होगा तुम्हारा कौन सा बजट? प्रोडक्शन बजट। नहीं, जितना सामान बेचना होगा उतना ही तो बनाने की भी तैयारी रखनी पड़ेगी, वरना बेच कैसे पाओगे? तो जब आपके पास डेटा तैयार हो जाएगी ये हमारा सेल्स बजट है, तो उस सेल को करने के लिए प्रोडक्शन बजट बनाया जाएगा। एग्जांपल अगर मैं लूँ से दिवाली फेस्टिवल है और दिवाली फेस्टिवल के अंदर स्वीट्स की बहुत डिमांड होती है, लेकिन वो एक ऐसी चीज़ है जिसको ऑन द स्पॉट आप पूरा नहीं कर सकते कि हाँ जी फ़ौरन आप उसको तैयार कर दें। उसके लिए पहले से तैयारी करनी पड़ेगी कि कितने आपके लड्डू बिकेंगे, कितने पेड़े बिकेंगे, कितनी बर्फी बिकेगी, कितने गुलाब जामुन बिकेंगे। अगर आप पहले से तैयारी करके बैठे होगे तब तो आप प्रोडक्शन आप सेल्स को मतलब सेटिस्फाई कर सकते हैं, वरना ग्राहक खा लिया जाएगा और सेल नहीं कर पाना आपके लिए नुकसान हो जाएगा। तो हमने पहले देख लिया भैया कितना सेल होने की पॉसिबिलिटी है। जब ये पॉसिबिलिटी आपकी रेडी हो जाए तो उसके लिए प्रोडक्शन आप उसमें भी शेड्यूल होंगी, कौन सा सामान पहले बनाया जाएगा, कौन सा सामान बाद में। जो प्रोडक्ट जल्दी ख़राब होने वाले थे उनको सबसे लास्ट में शेड्यूल करेंगे, और जो ज़्यादा दिन तक रह सकते हैं उनको हम 10 दिन पहले भी बना के रेडी करके रख सकते हैं। ठीक है, तो इसी के ऊपर क्या डिपेंडेंट हमारा? प्रोडक्शन बजट। अच्छा, प्रोडक्शन ऐसे कैसे हो जाएगा? प्रोडक्शन के लिए कई चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले आपको मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, तो इसी के बेस पे मटेरियल के लिए बजट बनाना पड़ेगा, मटेरियल परचेज बजट, फिर लेबर बजट, और उसके बाद फिर ओवरहेड बजट। इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। से मैंने कहा कि भाई दिवाली का फेस्टिवल है 25 अक्टूबर या फिर 10 नवंबर, तो हमने प्रोडक्शन शेड्यूल कर लेना है भैया 9 नवंबर तक हमारा पास ये सारा काम रेडी हो जाए। और ये 9 नवंबर तक रेडी करने के लिए पता चला आपने 1 नवंबर से लेकर 9 नवंबर के बीच में प्रोडक्शन करना है। बन गया प्रोडक्शन बजट, 1 से लेकर 9 तक प्रोडक्शन चलेगा। लेकिन प्रोडक्शन करने के लिए मटेरियल की ज़रूरत है, कौन से काम को करने के लिए कितना मटेरियल है वो मंगाना पड़ेगा आपको। पता चला आपने फिर उसके लिए क्या, जैसे जैसे सामान यूज़ होगा आपको मटेरियल परचेज करना पड़ेगा। टाइमली आपने अक्टूबर के मंथ से ही परचेज करना शुरू करना है, ताकि आप नवंबर की 1 तारीख को प्रोडक्शन कर सकें। कौन सा सामान कितना है, कितना आटा मंगाना है, कितना मैदा मंगाना है, कितने घी के कनस्तर और गैस वगैरह सारी चीज़ें मंगानी, मटेरियल मंगाना पड़ेगा ना। अगर मटेरियल टाइम पे नहीं आया तो प्रोडक्शन बजट बना भी लिया तो सक्सेस कैसे होगा? तो उसके लिए जो भी मटेरियल नीडेड है उसका भी बजट बनाना पड़ेगा, टाइम पे ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे। आप ध्यान रखना, जो इमरजेंसी होती है वो हमेशा कॉस्टली होती है। किसी भी चीज़ में आप इमरजेंसी लगाओगे तो आपको 1 के 2 खर्च करने पड़ेंगे। अगर हमने पहले से शेड्यूल कर रखा होगा, पहले से ऑर्डर दे रखे होंगे, तो जैसे ही हमें सामान की ज़रूरत होगी बहुत पहले भी नहीं मंगाएंगे, बहुत लेट भी नहीं मंगाएंगे। बहुत पहले मंगा लोगे तो संभालने की दिक्कत होगी, लेट मंगाओगे तो प्रोडक्शन टाइम पे नहीं हो पाएगा। टाइम इंपॉर्टेंट। आप फ़ोटो बनवाने के लिए जाओ, आपको भैया जी अभी 10 मिनट में चाहिए, वो कहेगा 50 रुपये लगेंगे, 4 कॉपी निकाल के दूंगा, 4 कॉपीज़। ऐसे होता है। आपको कि नहीं आराम से दे देना, वो कहता है ठीक है 30 रुपये लगेंगे, 8 कॉपी दे दूंगा, 2 दिन बाद ले जाना। इमरजेंसी कॉस्टली होती है। जब भी आप इमरजेंसी के मोड में होगे आपको 1 के 2 खर्च करने पड़ेंगे। अगर आप इमरजेंसी में नहीं है तो आप तसल्ली से आराम से बार्गेन करके आप काम करवा सकते हैं। तो हमने पहले ही बजट बना लेना, हमें पता है कितना मटेरियल चाहिए, हम इमरजेंसी की सिचुएशन क्यों नहीं देंगे, कॉस्ट हमारी अपने आप कट हो जाएगी। फिर लेबर, अब वही हलवाई जो दुकानों पे कारीगर रखते हैं, आपको इतना सारा काम करने के लिए एक्स्ट्रा लेबर की ज़रूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी?
तो पहले से हम बात कर लेंगे भैया, जो शादी ब्याह का काम करने वाले जो होते हैं ना हलवाई, उनसे बात कर लेंगे कि भैया आप तो खाली टाइम है तो हम हमारे पास आ जाओ, 2 दिन हमें दे दो, 3 दिन हमें दे दो। तो एक्स्ट्रा लेबर का इंतजाम कर लेना। कोई भी काम करोगे लेबर बजट भी बनाना पड़ेगा। आपने देखा होगा कंस्ट्रक्शन होता है बिल्डिंग का, नॉर्मल 4-5 लेबर से काम होता है, लेकिन जिस दिन लेंटर डलता है उस दिन वो 20 लेबर को मंगाते हैं। नहीं, क्योंकि उसे पता है उस दिन कंक्रीट ऊपर चढ़ानी पड़ेगी और बाकी काम करना पड़ेगा, और अगर बलजीत नगर या बाबा फरीदपुरी जैसी गलियों में है तो एक्स्ट्रा लेबर चाहिए, जो कि बाहर 200 फीट बाहर जाके आपका वो मसाला तैयार होगा, अंदर सर के ऊपर वो ढोएंगे उसको। समझ आ रहे हैं? एक्स्ट्रा लेबर चाहिए, रोज नहीं आती वो लेबर, लेकिन उसने एक्स्ट्रा लेबर मंगा रखी है। क्यों? क्योंकि उसको काम करना है। तो लेबर बजट हमारे को जरूरत के हिसाब से लेबर बजट भी बनाना पड़ेगा ताकि आपका प्रोडक्शन हो सके। अच्छा, फिर ओवरहेड बजट, काम कहाँ पे करोगे? वैसे तो हमारी दुकान है, एक छोटा सा हमने एक रूम भी ले रखा है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, लेकिन दिवाली के फेस्टिवल से हमें 1 हफ्ते पहले, क्योंकि लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करना होता है, परमानेंट नहीं, लेकिन एक छोटे रूम का अलग से इंतजाम करना पड़ेगा। कुछ ओवरहेड बढ़ गए, कहीं पे टेंट लगाओगे, कुछ करोगे, स्टोर करने के लिए स्पेस चाहिए, किसका ध्यान रखना पड़ेगा? ओवरहेड। ये सारे के सारे बजट कौन क्रिएट कर रहा है? कौन है इन सब का पेरेंट बजट? ये सेल्स बजट। यहाँ से बात हुई, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। यहाँ से निकली है वो बात जो दूर तलक गई है। समझ रहे बात? ये तो कौन सारे बजट को क्रिएट कराता है? सबसे इंपॉर्टेंट, अगर एक बजट फेल हो गया तो सारे फेल हो जाएंगे। ये हमारी टीम का सचिन तेंदुलकर, ये फेल तो टीम इंडिया कई बार घबरा जाती है। अब तो खैर नहीं, पुराना टाइम हो गया, लेकिन पहले ऐसा होता था कि सचिन तेंदुलकर के ऊपर सारी टीम इंडिया जो है वो डिपेंड होती है। ये आउट तो सारे सबके हाथ पैर फूल जाते थे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से सारे के सारे बजट जो है वो क्रिएट होंगे। आपने सेल्स ही गलत एक्सपेक्ट कर ली तो प्रोडक्शन भी गलत हो जाएगा, प्रोडक्शन गलत हो जाएगा, मटेरियल भी गलत खरीदोगे, सारा कुछ ही गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा, एक बार बताओ, ये सब कुछ बिना पैसे के कैसे होगा? इसका मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट बजट हम भूल रहे हैं अभी भी, क्या? कैश बजट। और कैश बजट तो इन सारे के सारे बजट के लिए रिक्वायर्ड है। कैश बजट वो तो सारी चीज़ों का ध्यान रखेगा, सामान कितने का बिकेगा, मटेरियल खरीदने के लिए पैसा है या नहीं, लेबर के लिए पैसा है नहीं, ओवरहेड के लिए पैसा है नहीं, पैसा आएगा कहाँ से, पैसा जाएगा कहाँ पे। ठीक है, तो ये इतने सारे बजट हमें बनाने पड़ेंगे। रियलिटी में अगर आप एक एक बजट बनाए तो वो इंडिविजुअल बजट है, और इसके अंदर अगर सारे बजट एक साथ बना दिए तो उसे बोलते हैं मास्टर बजट। एग्जाम में आपको मास्टर बजट तो नहीं आएगा, क्योंकि मास्टर बजट के लिए तो 50 नंबर का सवाल क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे बजट हैं। आपको क्वेश्चन आएगा, कोई एक बजट पूछेगा, या तो बोलेगा जी सेल्स बजट बना दो, या तो कहेगा खाली प्रोडक्शन बजट बना दो, या तो कहेगा मटेरियल परचेज बजट बना दो, या लेबर। कभी कभी 2 पूछ लेगा वो, बहुत ज़्यादा करेगा तो 3 बजट पूछ लेगा, सारे बजट नहीं पूछेगा। इसमें कैश बजट अपने आप में ही काफ़ी बड़ा बजट हो सकता है, क्योंकि इसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो ज़रूरत होती है। मेनली जब वो कैश बजट पूछेगा ना तो बाकी सारे बजट बना के तुम्हें दे देगा, भैया ये सब कुछ मत करना, बाकी बजट बना दिया, आप खाली कैश बजट बना लो। बाकी का डेटा वो बना के देगा, जैसे सेल्स कितनी होगी, परचेज कितनी होगी, लेबर कितनी होगी, ओवरहेड कितने होंगे, सारे बना के देगा, ताकि आप क्या बना सको? कैश बजट। ठीक है, इसमें 2 और बजट होते हैं, एक फिक्स बजट होता है और एक फ्लेक्सिबल बजट होता है, जो किसी भी लेवल के लिए बनाए जा सकते हैं। इनमें से जितने भी बजट बन रहे हैं ना, जितने भी है 5 बजट 6 बजट 5 बजट है यहाँ पे, वो 2 कैटेगरी में डिवाइड हो सकते हैं, फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल। दोनों बजट बिल्कुल सिमिलर होते हैं, फिक्स बजट और फ्लेक्सिबल बजट, इसमें कोई फर्क नहीं होता। आपका प्रेजेंटेशन बिल्कुल सेम रहेगा, चाहे वो फिक्स बजट बनवा रहा है तुमसे, चाहे वो फ्लेक्सिबल। कैसे पता चलता है फिक्स बजट है या फ्लेक्सिबल बजट? अगर आपने सिर्फ एक एक्टिविटी लेवल को प्रिडिक्ट किया है तो उसे बोलेंगे फिक्स बजट आपने प्रिडिक्ट किया। एक एक्टिविटी लेवल मतलब आपने प्रोजेक्शन कर लिया है कि आपकी सेल 10,000 पीसीस की होगी, तो इसका मतलब आपने सिर्फ 10,000 पीस बिके तो उसके बारे में प्रोजेक्शन किया है, प्रिडिक्शन किया है, आपने एक फिक्स बजट बनाया। दूसरे एक अकाउंटेंट को बोला भैया तू भी एक बजट बना के ला, तो उसने कहा जी 10,000 का तो बना ही है, 10,000 की प्रिडिक्शन उसका तो बजट बना ही रहा हूँ, लेकिन मैं आपको साथ में 2 और दे जाता हूँ कि अगर 9,000 पीस बिके तो क्या होगा और 11,000 पीस बिके तो क्या होगा, क्योंकि पक्का गारंटी तो है नहीं ना 10,000 पीस ही बिकेंगे। तो मैंने आपको 10% कम सेल होने पर और 10% ज़्यादा सेल होने पर क्या हमारे पास रिजल्ट आएगा वो भी बता रहा हूँ। कौन सा बजट बन गया? अब ये फ्लेक्सिबल बजट बन गया।
फ्लेक्सिबल बजट आर ऑलवेज बेटर देन फिक्स बजट, क्योंकि फिक्स बजट तो एक पत्थर की लकीर की तरह है, वो बस कहते हैं जी 10,000 पीस, ना कम ना ज़्यादा। जबकि रियल आपको जो जजमेंट है वो लेना पड़ता है, थोड़ा कम हुआ तो क्या आपके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, और थोड़ा ज़्यादा हो गया तो आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इसका मतलब फ्लेक्सिबल बजट आपको थोड़ी सी लिबर्टी देते हैं, क्योंकि ये प्रिडिक्शन है। तो हमेशा एक नहीं बल्कि मल्टीपल बजट बनने चाहिए किसी भी काम को करने के। जब आप मकान बनाने के लिए किसी को बोलते हैं तो आपको रेंज देता है, वो कहता है जी आप जैसा मकान सोच रहे हो वो 20 लाख से लेकर और 25 लाख के बीच में बनेगा। मतलब ये दो बजट, दो फिगर होगी, इसके रेंज के बीच में आ सकती है कुछ भी फिगर, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल बजट और ऑलवेज बेटर देन फिक्स बजट, क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही एक्टिविटी लेवल होती है, और फ्लेक्सिबल बजट में एक से ज़्यादा एक्टिविटी लेवल होती है, क्योंकि पॉसिबिलिटी तो किसी भी चीज़ की है। इवन हो सकता है आपका इनमें से कुछ भी ना एक्यूरेट आए, हो सकता है आपके पास जो सेल आए वो 9,700 पीसेस की आ जाए, लेकिन ये आपको रेंज आपको मिल जाती है कि ऐसा होने पर वैसा होने पर कितना हमारा प्रॉफिट, कितना हमारा लॉस होने की पॉसिबिलिटी है। सबको क्लियर है? तो अब हमारी जो शुरुआत होगी वो सेल्स बजट से होगी कि सेल्स बजट कैसे बनाया जाता है। पेज नंबर 439 पर इलस्ट्रेशन नंबर 11.1 अब मैं पढ़ रहा हूँ, जिसमें लिखा है XYZ एंड कंपनी लिमिटेड मैन्युफैक्चर 2 प्रोडक्ट X एंड Y एंड सेल देम थ्रू 2 डिवीजन ईस्ट एंड वेस्ट। तो एक कंपनी में 2 प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, एक प्रोडक्ट X है, दूसरा प्रोडक्ट Y है, और 2 डिवीजन है, समझ लो 2 जोन है, एक ईस्ट जोन है और एक वेस्ट जोन है जहाँ पे वो सेल करते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ सबमिशन ऑफ सेल्स बजट टू द बजट कमेटी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैव बीन मेड अवेलेबल। कह रहा है एक बजट कमेटी हमने बना दी है जो कि अब आने वाले टाइम के लिए टारगेट डिसाइड करेगी कितना सामान बेचना है। अब वो कैसे टारगेट डिसाइड करेगी? अक्कड़ बक्कड़ बॉम्बे वो नहीं, वो कहेगी पुराना डेटा दो में, पिछले साल की जो सेल हुई थी उसका डेटा दो, जिससे हम प्रोजेक्ट करते हैं आगे क्या होने की संभावना है, ठीक है। तो हमें उनको लास्ट ईयर का डेटा सबमिट करना पड़ेगा। इसमें लिखा है बजटेड सेल फॉर द करंट ईयर वर्क। अभी जो ईयर हमारा एंड हुआ उसके लिए जो बजट बनाया गया था, पिछले साल बनाया होगा ये बजट, क्या बनाया गया था कि प्रोडक्ट एक्स के 400 पीस बिकेंगे 9 रुपये के हिसाब से ईस्ट जोन में, और वेस्ट जोन में इसके 600 पीस बिकेंगे, रेट रहेगा 9 रुपये। ऐसे ही वाई के 300 पीस 21 रुपये के हिसाब से और 500 पीस 21 रुपये के हिसाब से दूसरे जोन में बिकेंगे, ठीक है। ये हमने बजट बनाया था। देखते हैं एक्चुअल रिजल्ट क्या निकला। रिजल्ट है आगे एक्चुअल सेल फॉर द करंट ईयर। इस साल की जो सेल वो अचीव कर पाए। ध्यान रखना बजट के बराबर एकदम सेम तो सेल नहीं होगी, कुछ कम होंगे कुछ ज़्यादा होंगे। प्रोडक्ट एक्स के 400 पीस की बजाय 500 पीस बिके, देखो ईस्ट जोन में 9 रुपये के हिसाब से, और वेस्ट जोन में भी इसकी सेल अच्छी आई है, 600 की एक्सपेक्टेशन थी, 700 पीस बिके। वाई जो प्रोडक्ट था लेकिन वो कम बिका, ऊपर एक्सपेक्टेशन 300 की थी, नीचे 200 पीस ही बिके हैं 21 रुपये के भाव पे, और उधर 400 पीस बिके हैं 24 रुपये, वो भी 21 के भाव पे, मतलब कम आई है। प्रोडक्ट एक्स के जो सोचा था उससे ज़्यादा डिमांड आ गई, और प्रोडक्ट वाई जितना सोचा था उससे कम डिमांड आई है। अब इस बात का ध्यान में रख के अगले साल का बजट बनाया जाएगा। इसमें लिखा है एडुकेट मार्केट स्टडी रिवील दैट प्रोडक्ट एक्स इज़ पॉपुलर बट अंडर प्राइस। कह रहे हैं मार्केट स्टडी से पता चला कि हमारा जो प्रोडक्ट एक्स है वो पॉपुलर है, जनता को काफ़ी पसंद है, और वो अंडर प्राइस है। अंडर प्राइस का मतलब थोड़ी रेट अगर इंक्रीज़ भी कर दें तब भी लोग खरीदते रहेंगे। तो इसमें लिखा हुआ है इट इज़ ऑब्जर्व दैट इफ प्राइस ऑफ एक्स इज इंक्रीज बाय ₹1 इट विल फाइंड रेडी मार्केट। अगर हमने 1 रुपया बढ़ा भी दिया तब भी लोग खरीदना जारी रखेंगे। तो अभी 9 रुपये में बेचा था, आने वाले टाइम पे हम रेट बढ़ाने वाले हैं। इस साल के लिए जो टारगेट सेट करेंगे इसमें 9 की बजाय 10 कर देंगे रेट। अभी 9 था ना प्राइस, 1 रुपया बढ़ा देंगे। ऑन द अदर हैंड वाई इज़ ओवर प्राइस। लोगों को वाई महंगा लगता है इसलिए वो कम खरीद रहे हैं, उसका प्राइस थोड़ा कम कर देते हैं, उसकी भी डिमांड बढ़ेगी। ये भी लिखा हुआ है इसके अंदर एंड मार्केट कुड ऑब्जर्व मोर इफ सेल प्राइस ऑफ वाई रिड्यूस बाय ₹1। अगर 1 रुपया सस्ता कर दे तो मार्केट में अच्छे से बिकेगा। अभी हमारी डिमांड कम आई है वाई की, ठीक है, तो वो 21 का बेच रहे थे, उसका प्राइस कितना कर देंगे 20। द मैनेजमेंट हैज़ एग्रीड टू गिवन इफेक्ट ऑफ द अबव प्राइस चेंजेस। और कमेटी की बात को मैनेजमेंट में मान लिया और वो कहते हैं ठीक है जी इसी भाव पे हम आगे अगले साल डील करेंगे। फिर उसके बाद लिखा है फ्रॉम द इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन दीज प्राइस चेंजेस एंड द रिपोर्ट फ्रॉम द सेल्समैन द फॉलोइंग एस्टिमेट हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय डिविजनल मैनेजर। अब कमेटी को सब लोग अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं, सेल्समैन से अलग रिपोर्ट मांगते हैं, भैया तुम्हारी क्या ओपिनियन है, तुम मार्केट में जाते हो तुम्हें क्या लगता है। जो डिविजनल मैनेजर है उनसे अलग ओपिनियन मांगते हैं, कमेटी के मेंबर की खुद की अपनी ओपिनियन होती है। इन सारी ओपिनियन को मिला के एक बजट बनाया जाता है।
तो हमने ओपिनियन मांगी तो हमारी परसेंटेज इंक्रीज होने की संभावना उन्होंने बताई है। ईस्ट जोन में जो प्रोडक्ट बिकेगा पिछले साल से इस साल 10% बढ़ने की उम्मीद है। तो पिछले साल हमारा बजट कितने का था? 400 यूनिट का था। देखते हैं एक्चुअल से या किससे है। परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स ओवर बजट, यहाँ पे ओवर एक्चुअल भी लिख सकता था। ओवर एक्चुअल मैंने एक्चुअल से कितना बढ़ेगा, तो उसने क्या बोला है? ओवर बजट। तो बजटेड सेल हमारी कितनी थी? 400, वो 10% बढ़ने वाली है। और ऐसी दूसरे की 20% बढ़ने वाली है ईस्ट जोन में, और वेस्ट जोन में 5% और 10%। तो पिछले साल से बड़ा टारगेट इस बार हम देंगे लोगों को। और उसके अलावा लिखा विद द हेल्प ऑफ एन इंटेंसिव एडवर्टाइजमेंट कंपेनिंग द फॉलोइंग एडिशनल सेल वुड बी एस्टिमेटेड सेल्स अबव द एस्टिमेटेड सेल ऑफ द डिविजनल मैनेजर आर पॉसिबल है। कह रहा है ऊपर जो उनकी एक्सपेक्टेशन है वो तो है ही है, उसके अलावा इस बार हम एक बड़ा एडवर्टाइजमेंट कंपेनिंग भी करेंगे। एडवर्टाइजमेंट करने से भी सेल थोड़ी सी एक्स्ट्रा हो जाएगी। ईस्ट जोन में 60 और 40 पीस XY के बिकेंगे फालतू, और वेस्ट जोन में भी 70 और 50। आगे लिखा है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बजट फॉर द सेल्स इनकॉर्पोरेटिंग द अबव एस्टिमेट एंड आल्सो शो द बजटेड एंड एक्चुअल सेल्स ऑफ द करंट ईयर। कह रहा है एक्चुअल परफॉर्मेंस, एक्चुअल बजट, और इस जानकारी के हिसाब से न्यू बजट बना के दिखाइए। तो सबसे पहले तो हम करंट की बात कर लेते हैं, जो हो चुका है। उसके लिए हमने 2 डेटा मिल गए हैं, एक जो बजट बनाया था, दूसरा जो अचीव किया जा चुका है। पूरी तरह से तो अचीव नहीं किया गया होगा। यहाँ पे सबसे पहले मैं बना रहा हूँ अपने जोन। 2 जोन है, एक ईस्ट, दूसरा वेस्ट। उसके अंदर लेंगे हमारे प्रोडक्ट हमारे हैं 2। ईस्ट जोन में है X एंड Y, उसके बाद फिर वेस्ट जोन में भी है X एंड Y। इन सबको अगर ऐड कर लूं तो टोटल हो जाएगा, टोटल। ठीक है, सब टोटल भी कर सकते हैं ईस्ट का और वेस्ट का। मैंने सीधा ही डायरेक्ट क्या कर दिया, टोटल। ईस्ट जोन में एक प्रोडक्ट, वेस्ट जोन में प्रोडक्ट, और उनका टोटल। अच्छा, अब हम सबसे पहले इसमें ले लेते हैं करंट पीरियड की बात कर लेते हैं। इसमें 3 सेगमेंट बनेंगे। सबसे पहले ये हमारा करंट पीरियड रहेगा, करंट बजट। फिर हम देखते हैं कि करंट एक्चुअल क्या हुआ, करंट एक्चुअल। उसके बाद फिर हम निकालेंगे अपना न्यू बजट। ध्यान रखना, यही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, न्यू बजट बनाना। करंट माने हो चुका है, न्यू माने अब होगा। इसमें अब हमें क्या डिटेल ऐड करनी है? 2 चीज़ों की डिटेल ऐड करनी है कि हमारी कितनी क्वांटिटी, कितना रेट और कितना अमाउंट है। यहाँ पे भी यही 3 चीज़ें ऐड करेंगे, कितनी क्वांटिटी, कितना रेट और कितना अमाउंट। और यहाँ पे भी यही 3 चीज़ें होंगी, कितनी क्वांटिटी, कितना रेट और कितना उसका अमाउंट। और ये क्वांटिटी जो है ये स्पेशल है हमारे लिए, इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आफ्टर ये जितना भी एस्टिमेट इन्होंने किया। उसके बाद हमें पता चलेगा यहाँ पे क्वांटिटी कितनी लिखने वाले हैं। ये मुझे पता है कि करंट हमारा रेट इसका था 9 और इसका था 21, 9 एंड 21। यहाँ पे भी 9 एंड 21 और 9 एंड 21, लेकिन फ्यूचर में इसका रेट चेंज होगा। जो न्यू बजट है उसके अंदर इसका रेट 10 एंड 20 और 10 एंड 20 होगा। नहीं, क्वांटिटी तो मुझे पता है, मुझे सिर्फ इसमें शो करना है। बजट हमने क्या बनाया था, ईस्ट जोन के अंदर हमारा प्रोडक्ट X 400 पीस बिकने हैं और Y के 300 पीस। और वेस्ट जोन में इसके कितने पीस थे, 600 पीस थे और 500 पीस थे। इनको मल्टीप्लाई करें तो बात बन जाएगी। इनको अगर मल्टीप्लाई करें तो फिगर हमारे पास कितनी हो जाएगी, 3600, और यहाँ पे 21 से मल्टीप्लाई करें तो फिगर हमारे पास हो जाएगी 6300। यहाँ पे कितना हो जाएगा भी हमारा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 5400 और इनको मल्टीप्लाई करें 10500। इन सबको अगर हम टोटल कर लें तो फिगर हमारे पास हो जाएगी 25800। टोटल इनकी क्वांटिटी भी जोड़ लेते हैं। सबकी क्वांटिटी अगर हम ऐड कर लें तो फिगर मेरे पास आ जाएगी 1800। सबको समझ में आ गया? एक्चुअल क्या हुआ वो देख लेते हैं। एक्चुअल जो हुआ, इसके बिके कितनी, 500 पीस, इसके बिके 200 ही। इसके 100 पीस फालतू बिके, इसके 100 पीस कम। यहाँ पे भी इसके 700 पीस बिके, इसके 400 बिके। एक्चुअल में फ़र्क आ गया। ये कितना हो जाएगा, अगर 9 से मल्टीप्लाई करें और 21 से मल्टीप्लाई करें 4500, और ये फिगर हमारे पास आ जाएगी 4200।
ये फिगर हमारे पास आ जाएगी 6300 और 21 से मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा 8400। टोटल ये पीस तो 1800 ही है, लेकिन वैल्यू में फ़र्क हो गया, ये हो गया 23400। क्लियर है सबको? अब आएगा मेन, ये हमारे दो बजट बन गए। बजट और एक्चुअली में डेटा लिखा है, बजट तो अब बनेगा, अभी तक बजट नहीं बना रहे, अभी तक तो जो डेटा दिया उसको सिर्फ शो किया, उसने बोला इसलिए शो किया, वरना ज़रूरत इसकी थी ही नहीं। ज़रूरत है अब जो फिगर आएगी, क्वांटिटी निकालनी। कैसे निकलेगी बजटेड क्वांटिटी? ये अलग से वर्किंग नोट बनेगा आपका, वर्किंग नोट फॉर बजटेड क्वांटिटी। कैसे? सबसे पहले ईस्ट जोन, फिर वेस्ट। ईस्ट जोन में दो प्रोडक्ट हैं, ठीक है ना, एक्स एंड वाई। फिर वेस्ट जोन में भी दो प्रोडक्ट हैं, एक्स एंड वाई। सबसे पहले देखते हैं भी इनका बजट हमने कितना, क्योंकि जो चेंज आ रहा है वो बजट से बजट में आ रहा है। इनका बजटेड क्वांटिटी कितनी थी? 400 पीसेस थे बजटेड, और इसके 300 पीसेस। यहाँ पे कितने थे? 600 पीसेस। और अब इसमें सबसे पहले तो कुछ चेंज होने वाला है। पहले इसने बोला है कि कितना परसेंट हमारा बजट बढ़ा देगा इस बार, 10% बढ़ा दिया हमने, तो इसका 10% माने 40 पीसेस बढ़ेंगे। और दूसरे के कितना परसेंट बढ़ा दिया? 20%, तो इसका 20% माने 60 पीसेस बढ़ गए। उसके बाद दूसरे जोन में 5% माने 30 पीसेस, और फिर 10% वाला 50 पीसेस। अभी और भी बढ़ोतरी होगी। अभी पहली जो बढ़ोतरी हुई हमने किसके कारण किया है? क्योंकि इसने बोला था कि हमारे डिविजनल मैनेजर ने एक्सपेक्टेड सेल्स जो है वो 10% 20% जो बताया उतनी बढ़ा दी है। अब नीचे हमारा एडवर्टाइजमेंट इम्पैक्ट भी है। कितने पीस एडवर्टाइजमेंट से बढ़ने वाले हैं? 60 पीसेस। ये कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, उसने बता ही दिया डायरेक्ट 60 पीसेस, और दूसरे के 40 पीसेस। इधर 70 पीसेस और 50 पीसेस। तो अब देखते हैं हमारे टोटल कितने हो जाएंगे। 400 प्लस 100 और 500 पीसेस हमारे एक्सपेक्टेड है। इधर कितना हो जाएगा? 300 और 100 400 पीसेस। ये कितने हो जाएंगे? 700 पीसेस। और ये कितने हो जाएंगे? 600 पीसेस। ठीक है जी, ले आओ यही क्वांटिटी हम लिखें जी। 500 पीस बिकेंगे 10 रुपये के हिसाब से, मतलब 5000 का सामान। और ये बिक जाएंगे 400 पीसेस 20 रुपये के हिसाब से, मतलब 8000 का सामान। इसके कितने हो गए? 700 पीस 10 रुपये के हिसाब से 7000, और ये 600 पीस 20 रुपये के हिसाब से 12000। तो टोटल जो आपकी क्वांटिटी हो गई इस बार वो 2200 पीस हो गए, और इसकी जो टोटल वैल्यू होगी वो होगी ₹32,000। यहाँ पे जाके हमारा ये बजट कंप्लीट हो।